हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो जीएस की डीप स्टडी क्लासेस के अंतर्गत हम लोग भारत का भूगोल कवर कर रहे हैं। इसका जो पहला चैप्टर है भारत की स्थिति एवं विस्तार, उससे रिलेटेड पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। उसके बाद आज ये दूसरा पार्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित भारत के राज्य कौन से हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, उसके बाद आप ये देखें तब अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो इन्हें भैया लाइक भी कर दीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमा रेखा के बारे में अगर बात करें तो भारत जो है ये आपका, इसकी स्थिति कुछ ऐसी है, इसमें हमने कल भी बात की थी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे भारत जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। कर्क रेखा लगभग यहीं से गुजरती है, लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि भारत दो हिस्सों में बटा है। इसका जो दक्षिणी भाग है ये अपने आप में एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप की हमने डेफिनेशन देखी थी, क्या होती है कि ऐसा स्थल भाग या स्थल खंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो। आप इसे देखें तो ये एक ऐसा स्थल खंड है जिसमें पश्चिम में आपका अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए ये प्रायद्वीप है। तो यहाँ से लेकर, जहाँ से आपको ये समुद्र दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक के जितने भी राज्य होंगे इन्हें हम कहेंगे तटीय राज्य, ठीक है। तो इनकी अपनी एक तटरेखा होगी, तो ये हो गए तटीय राज्य जो जलीय सीमा से लगे हुए हैं। ऐसे इसका ऊपर का भाग अगर हम देखते हैं, अपर हाफ जो है इससे ऊपर का, ये पूरा का पूरा लैंड से लगा हुआ है, यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो राज्य हैं इनकी सीमा कहलाएगी स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा वाले कौन कौन से राज्य हैं और तटीय सीमा रेखा वाले कौन से राज्य हैं, किसकी तटीय सीमा रेखा ज़्यादा है, किसकी कम है, टोटल तटीय रेखा भारत की कितनी है, टोटल स्थल जो सीमा रेखा है स्थलीय ये कितनी है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं पॉइंट मेन। और बाकी ये जो मैप है, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि अगर भूगोल पढ़ें तो आपके सामने एटलस ज़रूर खुली हुई होनी चाहिए, और जो भी चीज़ें मैं यहाँ से बताऊँ उनको आप लोग अच्छे से अपने एटलस में देखते हुए जाएँ, ताकि आप लोगों को दोबारा से एटलस देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपके दिमाग में एक मैप बन जाए, तो लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पे कि भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है इसकी कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। वैसे इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो है 15,106.7 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, लेकिन हम लगभग मानते हैं 15,200। तो जो ये 15,200 किलोमीटर सीमा रेखा है ये कौन सी है, ये आपकी स्थलीय सीमा रेखा है, यानी कि यहाँ से लेके ये जो आपकी ब्राउन में दिखाई दे रही है ये ऊपर वाला हिस्सा, ये पूरी की पूरी सीमा रेखा जो है भारत की स्थलीय सीमा रेखा है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी बताई मैंने, 15,200 किलोमीटर, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। ऐसे तटीय सीमा रेखा भी देखेंगे, उससे पहले आप लोग देखें कि जो भारत की स्थलीय सीमा रेखा है इसमें भारत के 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, ठीक है। यानी कि भारत के 19 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि अपने आप में स्थलरुद्ध हैं। लेकिन स्थलरुद्ध कहने का मतलब ये नहीं है कि ये केवल भारत की सीमा के अंदर है, ये आपका पड़ोसी देशों से सीमा बनाएंगे। इन 19 और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी अन्य देश से सीमा साझा नहीं करते हैं। ये कंप्लीट स्थलरुद्ध देश होंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में 4 ऐसे ज़िले हैं, ठीक है, रुद्रप्रयाग है, अल्मोड़ा है, ये पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड हैं। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं भारत में जो कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड हैं, जिनकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को या किसी देश को स्पर्श नहीं करती। जबकि केवल स्थलीय सीमा की बात करें तो केवल स्थलीय सीमा वाले 19 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनकी सीमा किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती, वो आप देखें, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मैप उठा के देखिए और मैप के हिसाब से चलें। तो यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो हरियाणा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऐसे ये छत्तीसगढ़ है, ये तेलंगाना है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। तो इस तरीके से जितने भी राज्य हैं इनको आप लोग अपने मैप में पहचान करें, और मैं यहाँ पे फटाफट पॉइंट कवर करूँगा, ठीक है। जबकि टोटल जो आपके स्थलरुद्ध राज्यों की बात करें तो पहले ये थे 20 जिनकी सीमा जो है वो स्थल खंड से जुड़ी हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो था इसको तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, एक है आपकी जम्मू, दूसरी है लद्दाख। तो इस वजह से ये राज्य रह गए 19 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 2। तो अब 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा स्थलरुद्ध है, यानी कि तटीय सीमा नहीं है, ठीक है। कुछ कॉमन भी हैं, उन्हें हम आगे बात करेंगे। तटीय सीमा की बात करते हैं तो भारत की जो मुख्य भूमि है, कल हमने बात की हुई है मुख्य भूमि और समस्त भारत
क्या अंतर है इसमें, ठीक है। जिनने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहले उसे देख लें। तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम द्वीपों को इसमें सम्मिलित करें तो द्वीपों को सम्मिलित करते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप, इन दोनों को भी सम्मिलित कर दें तो कुल तट रेखा की लंबाई हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है 6100, लेकिन भारत की संपूर्ण अगर द्वीपों को सम्मिलित करें तब तटीय रेखा की लंबाई हो जाती है 7516 किलोमीटर। ये तट रेखा है नीचे वाली प्रायद्वीपीय भारत की। लेकिन स्थल वाला जो खंड है, स्थल खंड की जो टोटल सीमा रेखा है वो कितनी थी, 15,200 किलोमीटर। तो क्या पता चल रहा है, ये 7,000 है, 7,500, ये है 15, तो 7 दूनी 14, 7.5 दूनी 15। तो आप कह सकते हैं कि जो भारत की स्थलीय सीमा रेखा है ये इसकी जलीय सीमा रेखा या तट रेखा से लगभग दोगुनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये फैक्ट दिया हुआ है आपका एग्जाम में जब 2-3 स्टेटमेंट देते हैं तो उनमें पूछा जा सकता है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा भारत की जलीय सीमा रेखा से लगभग दुगनी है या तट रेखा से दुगनी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देख भी लीजिए, ये आपकी तट रेखा है, ठीक है, ये मुख्य भूमि की। और अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी ऐड कर दें तब हो जाएगी 7516 किलोमीटर के आसपास, जबकि केवल तट रेखा की होगी आपकी 6100 किलोमीटर। और स्थल की ऊपर वाले की स्थल खंड कितनी है, 15,200, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखें। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य यहाँ पे जुड़ते हैं। जैसे हमने देखा स्थल खंड की बात की, ऊपर वाले हाफ में देखा कि 19 राज्य थे और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन तटीय क्षेत्र की बात करें तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हुई हैं, ठीक है। तो आपका जो दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत है इसमें 9 राज्य हैं। अब आप घर में बैठ के काउंट करेंगे कौन कौन से 9 राज्य हैं, ऐसे ही मैप की सहायता से देखेंगे। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, कर्नाटक, ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 राज्य हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं, उन्हें आप खुद ढूंढो, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। लेकिन ध्यान रखना है 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हुई हैं। तो बात आएगी भैया कि इनमें से सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला कौन सा राज्य है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की अगर बात करें तो यह है गुजरात, जिसकी तटरेखा है 1214 किलोमीटर। लेकिन सबसे छोटी तटरेखा देखें तो गोवा है 101 किलोमीटर। अभी हमने देखा गोवा दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है, इतना छोटा सा है। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी तटरेखा 1962 यानी कि गुजरात से भी ज़्यादा है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन बनता है ओवरऑल सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तब आप अंडमान निकोबार के साथ जाएं, दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, ठीक है। जबकि सबसे छोटी तटरेखा वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है ये आएगा दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, ठीक है। इसका है 42.50 किलोमीटर। इसका एरिया देख लीजिए 42.50 किलोमीटर, इतनी इसकी तटरेखा है। और इसकी राजधानी हमने कल बात की थी कहाँ है, दमन में है, ठीक है। आपसे कभी पूछा जाएगा कि दमन और दीव जो हैं इनके मध्य कौन सा क्षेत्र पड़ता है इनको विभाजक करने वाला, तो खंबात की खाड़ी ये है, ठीक है। यहाँ पर है आपका दीव, ये वाला हिस्सा जो रेड में कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपका दमन और ये जो दादरा नगर हवेली है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो दीव एकमात्र है जो इससे अलग है। तो इन दोनों के बीच अगर आपसे पूछा जाता है दीव और दमन के मध्य कौन सा क्षेत्र है जल विभाजक, वो है खंबात की खाड़ी है, बीच वाला क्षेत्र खंबात की खाड़ी, ठीक है। इन दोनों को सम्मिलित करके एक बना दिया गया है। अब ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 को सम्मिलित कर दिए गए और इनकी राजधानी बनाई दी गई अब क्या, दमन। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाई हुई है जिसमें सभी के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी तटरेखा की जो लंबाई है वो दी है। जैसे पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सर्वाधिक है इसकी 1962 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछे केवल राज्य जिसकी सर्वाधिक तटरेखा है तो वो होगा आपका गुजरात 1214 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सभी याद नहीं रखने, केवल कितने याद रखने, GATM को याद रखना आपने, ठीक है, GATM। ये GATM क्या है, ये तट रेखा वाले हैं, ठीक है, तट GATM। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। लेकिन इससे ऊपर जो है अंडमान निकोबार उसकी सर्वाधिक है। ऐसे छोटे में देखें। इसके बाद लास्ट में आपका आएगा दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को सम्मिलित करके एक बना दिया गया है। तो 42.50 किलोमीटर इनकी तटरेखा है। इससे थोड़ी कम है आपका पुडुचेरी की 47.60, ठीक है। इससे कम आती है फिर आपकी गोवा की 101। तो ऐसे करके धीरे धीरे घटते रहेंगे। फिर लक्षद्वीप है, ये पश्चिम बंगाल है। तो ये तटरेखाएँ हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो कुल सीमा कितनी हो जाएगी, अभी हमने देखा था 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो है
एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जो कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। ये मैंने इसलिए ऐड किया हुआ है, जैसे हम उत्तराखंड में देखते हैं कि उत्तराखंड में पौड़ी जनपद ऐसा जनपद है जो सर्वाधिक जनपदों से सीमा साझा करता है। इसी प्रकार भारत में भी एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जो क्या करता है, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, कितने राज्यों से बनाता है? 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश में कल हमने देखा था दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और यूपी केवल 2 ही सीमा बनाते हैं उनसे, तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश आ गया दिल्ली, जिससे यूपी सीमा बना रहा है। लेकिन राज्य 8 कौन कौन से हैं ये आप लोग मैप में स्वयं ढूंढेंगे। अभी देखो पता चलेगा कि 8 राज्य कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बना रहे हैं। अब 8 राज्यों से सीमा बना रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे एक और कमाल की चीज़ देखने को मिलती है कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा इस बनाता है। ठीक है, तो 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला केवल एक जिला कौन सा है? सोनभद्र। और वो राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। ये भी आपको केवल मैप देखकर ही समझ में आएगा। तो मैप पे एक नज़र डाल लेते हैं, वापस चलते हैं हम मैप पे। तो यहाँ पे देखें, हमने कहा उत्तर प्रदेश, तो ये आपको उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा होगा, ये वाला है। ठीक है, तो इससे संबद्ध कौन कौन से राज्य हैं? यहाँ देखिए, उत्तराखंड है, ये हरियाणा है, ठीक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। ठीक है, तो ये सारे के सारे राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बना रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो यहाँ पर है, ये महत्वपूर्ण है। ये है सोनभद्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसको ऐसे करके ध्यान रखना, अपने मैप में भी गोला बना लो और इसे याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और आगे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, हमने देख लिया था कि सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। अगर पूछता है कभी तो इसको आप ले ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों को देखें या केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो इनमें पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये भी हमने कल बात की थी, भले ही मैंने उसमें डेटा इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन आप लोगों को बता दिया था कि पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है और 4 इसके क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? कराईकल, पुडुचेरी, माहे और यनम। ठीक है, तो 4 क्षेत्र हैं। इनमें से कराईकल और पुडुचेरी दोनों ही तमिलनाडु में पड़ते हैं, माहे आपका केरल में पड़ता है और यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये किसके अधीन थे आज़ादी से पूर्व, इसको हम आगे बात करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत को देखने से पहले हम लोगों ने देख लिया है वैसे तो प्रायद्वीप कौन सा है करके, फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको नीचे वाला, ये क्या है? प्रायद्वीप है। कारण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंडियन ओशियन, ठीक है, यानी कि हिंद महासागर, यहाँ पर अरब सागर और यहाँ बंगाल की खाड़ी। ये जो भूखंड है 3 ओर से जल से घिरा है। कारण क्या है कि भारत के इस भूखंड ने आगे की ओर बढ़ के आगे एक संकरा भाग बना के हिंद महासागर को 3 भागों में बांट दिया। पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी भाग अरब सागर कहलाया और दक्षिणी भाग स्वयं हिंद महासागर है। तो इस कारण से प्रायद्वीप है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, इसके बारे में डिटेल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है यानी कि भारत का दक्षिणी भाग, ये हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। मैंने आपको बताया, पूर्वी हिस्सा कहलाता है बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी हिस्सा कहलाता है अरब सागर की खाड़ी। ठीक है, यानी कि अरब सागर, और दक्षिणी हिस्सा अपने आप में हिंद महासागर ही रहेगा। तो इसने केवल हिंद महासागर को 2 भागों में बांटा है। प्रायद्वीप होता क्या है, इसको मैंने पहले ही बताया था। स्थल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा है प्रायद्वीप कहलाता है, बहुत ज़्यादा खास है नहीं। आगे बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत जो है उत्तर में चौड़ा है, लेकिन 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर यह पतला होता गया है। ये अक्षांश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। आप लोग देखें भैया, जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को 2 भागों में बांटती है। 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे होगी 22 डिग्री और यहाँ पे फिर 23 आएगी, 23.5। तो ये जो 22 डिग्री है, इसके बाद आप देख रहे हैं भारत नीचे को पतला होता गया है, संकरा, जबकि इससे ऊपर क्या है, भारत चौड़ा है। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हुई है। कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद भारत जो है नीचे की ओर क्रमशः पतला होता गया है, तो ध्यान रखेंगे 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस 22 डिग्री से और ऊपर को चलेंगे हम 90 डिग्री तक जा सकते हैं, तो और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपकी कर्क रेखा मिल जाएगी 23.5 डिग्री। ठीक है, कर्क रेखा के दक्षिण में एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, पूर्वोत्तर राज्यों में कल बताना भूल गया कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य है मिजोरम। ठीक है, ये मिजोरम जो इसकी राजधानी क्षेत्र है मिजोरम है मेनली, ये आपका कर्क रेखा के दक्षिण में है ये शहर।
और बाकी जो उत्तर पूर्वी 7 बहनें हैं ये कर्क रेखा के उत्तर में आते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उतना खास फैक्ट नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ दे कभी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि सबसे अंतिम छोर पर भारत की जो मुख्य भूमि है, कल हम बता चुके हैं वैसे, इस भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। तो किस बात की बात हो रही है यहाँ पे, जो इसका अंतिम छोर है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। तो ये वाला जो छोर है, ये कन्याकुमारी, इसमें जो सबसे लास्ट का हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से अंदर आया हुआ है। ये तो अलग चीज़ है, ठीक है। इसमें केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ इससे कि ये भी इस तरीके का आगे बढ़ा है। तो यहाँ पे भी ये इसी तरीके से हल्का आगे आया हुआ है, जिससे क्या बन गया है, उसने एक अंतरीप का रूप ले लिया है। अब अंतरीप क्या होता है इसको भी हम कल बात कर चुके हैं कि अंतरीप भी प्रायद्वीप ही होता है अपने आप में, लेकिन छोटा प्रायद्वीप, ठीक है। तो अंतरीप क्या है, मुख्य स्थलीय भाग का समुद्र की ओर निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, ठीक है। तो जैसे कि प्रायद्वीप 3 ओर से समुद्र से घिरा है, इसी प्रकार अंतरीप भी घिरा है। लेकिन अंतर क्या है कि जो प्रायद्वीप है वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन उस बड़े हिस्से में से एक छोटा सा भाग, संकरा और पतला भाग जो आगे की ओर बढ़ गया, उसे हम अंतरीप कहते हैं। तो सबसे अंतिम छोर पर जो भारत की मुख्य भूमि है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मुख्य भूमि जो टर्म है इसे याद रखना, ठीक है। ये आपका केवल तमिलनाडु वाले क्षेत्र के लिए यूज हो रहा है कि तमिलनाडु तक का जो भारत है या भारत की सीमा है उसके लिए मुख्य भूमि। बाकी समस्त भारत कहेंगे तो फिर द्वीप भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, द्वीप समूह हमारे, ठीक है। तो मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप लिया है, जानते हैं, जिसे हम कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। कितने पर है ये, इसका अगर हम अक्षांशी स्थिति देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, भारत के जल क्षेत्र देख लेते हैं। तो भारत के जल क्षेत्र कहने का मतलब है भारत की जलीय सीमा कहाँ तक जाती है, भारत को समुद्र में कहाँ तक अधिकार प्राप्त है, उसे हम कहेंगे भारत के जल क्षेत्र। तो बहुत सिंपल तरीके से इसे हम देख लेते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो यह कि भारत की जो जलीय सीमा है इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में बांटा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की जलीय सीमा कितने भागों में बटी है, या फिर भारत का जल क्षेत्र कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो 3 मंडलों में इन्हें बांटा गया है। पहला आता है आपका प्रादेशिक जल सीमा, दूसरी आती है संलग्न क्षेत्र, और तीसरा आता है अनन्य आर्थिक जोन यानी कि EEZ जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं क्या होता है। देखो एक्चुअली होता क्या है, जो आपका भारत का दक्षिणी भाग है ना, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो कुछ इस तरीके का है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, आप लोगों ने देखा हुआ है। इसे फिर बना देते हैं, बहुत अच्छा मैप मुझसे बनता नहीं है, ठीक है। ये है, तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है प्रायद्वीप, इसमें आपकी जो ये वाली सीमा है, ये वाली सीमा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी हो, ये कैसी होगी, बिल्कुल ऐसी ऐसी होगी, ठीक है। नीचे की ओर जगह हम डिटेल में से देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन उभारों को मिलाने के लिए एक लाइन खींच दी हमने, इनको मिलाने के लिए, जो ये टेढ़े मेढ़े बाहर को हुए हैं इनको मिलाने के लिए एक सीधी लाइन हम लोग यहाँ खींचते हैं। इस रेखा को कहा जाता है आधार रेखा, ध्यान से समझना इस चीज़ को, इसे कहा जाता है आधार रेखा, ठीक है। अब इस आधार रेखा से आगे की ओर हम लोग समुद्र में चलते हैं। तो यहाँ पर चलने पर पहला जो बैरियर बनाया गया है, ये बनाया गया है आपका 12 किलोमीटर पर। इसके बाद आगे चलेंगे, फिर जो दूसरा बैरियर आता है ये अगले 12 किलोमीटर पे आता है। फिर इसके बाद जो तीसरा बैरियर आता है ये 176 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, और यहाँ तक आता है, अर्थात 12 किलोमीटर। फिर यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे तो 24 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो 200 किलोमीटर का, सॉरी किलोमीटर नहीं होगा, ये समुद्री मील होगा, ठीक है, नॉटिकल माइल। मील और समुद्री मील में क्या अंतर है वो हम आगे बताएंगे। तो ये 200 मील तक का क्षेत्र है। तो ये 12 माइल तक का, समुद्री मील तक का क्षेत्र पहला क्षेत्र है। फिर 12 से लेके अगले 12 यानी कि 24 किलोमीटर तक का क्षेत्र, और इसके बाद अगले 24 से 176 किलोमीटर और 176 माइल और यानी कि 200 माइल तक का जो क्षेत्र है, ये 3 जोन है। तो इसे कहा जाता है तुम्हारा प्रादेशिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक जोन। अब बात आती है कि जो ये लाइन हमने डाली, काल्पनिक लाइन, ठीक है, इस लाइन के अंदर भी कुछ पानी मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ से मेन सीमा रेखा ये है और इसके बाद पूरा पानी है, समुद्र है, यहाँ सब समुद्र है। लेकिन हमने एक काल्पनिक रेखा यहाँ पे मान ली, आधार रेखा, जो कि सीधी लाइन है। तो इसके अंदर जो जल है इसे कहा जाता है आंतरिक जल। ये क्वेश्चन एक बार बना हुआ है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। इसे कहा जाता है आपका आंतरिक जल। तो पूछा जाएगा आंतरिक जल क्या है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन दे देगा कि संलग्न क्षेत्र में उपस्थित जल, या फिर आपका ये जो प्रादेशिक क्षेत्र है इसमें उपस्थित जल, या फिर आपसे कह देगा कि अनन्य आर्थिक जोन में उपस्थित जल, या आधार रेखा और टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा के मध्य में उपस्थित जल। तो ये वाला होगा आपका आंतरिक जल, और बाकी ये प्रादेशिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक जोन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो एक बार इसे देख ले रहे हैं।
पहला है प्रादेशिक जल सीमा। ध्यान रखना 3 मंडलों में बांटा है। पहली है प्रादेशिक जल सीमा यानी कि टेरिटोरियल सी। यह तटरेखा 12 समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। ठीक है, आपको पता होगा 1 मील बराबर होता है आपका 1.5 किलोमीटर। ठीक है, और 1 समुद्री मील यानी कि नॉटिकल माइल बराबर होता है आपका 1.824 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 1.8। ये जबकि 1 मील में 1.5 किलोमीटर बराबर 1 मील है और 1.8 किलोमीटर बराबर 1 समुद्री मील है। तो दोनों में अंतर होता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं, ये जो समुद्री तटरेखा है प्रादेशिक जिसे कहते हैं, ये 12 समुद्री मील तक है भैया। ठीक है, और भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका भारत यूज कर सकता है अपने लिए। ठीक, आगे चलते हैं, संलग्न क्षेत्र आता है दूसरा। तो 12 किलोमीटर के बाद आगे जो 12 किलोमीटर है यानी कि 24 किलोमीटर तक, आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा इसे कहा जाएगा प्रादेशिक जल सीमा। माफ़ करें, मैं इस नॉटिकल मील को बार बार किलोमीटर बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नॉटिकल माइल है। ठीक है, नॉटिकल मील। तो यह प्रादेशिक जल सीमा से अर्थात 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक के बीच का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भारत को जो अधिकार प्राप्त हैं वो हैं अप्रवासी कानून के लिए, सीमा शुल्क के लिए, ठीक है, सीमा शुल्क लगाने के लिए, हटाने के लिए, पर्यावरणीय स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, और साथ ही साथ राजकोषीय अधिकार संबंधी कानून भी यहाँ पर लागू होते हैं। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन सा संलग्न क्षेत्र में प्राप्त अधिकार नहीं है या है। आगे चलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है अनन्य आर्थिक जोन। इट मीन्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ इसे कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना, ये आपका 24 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल मील के मध्य का क्षेत्र है। अर्थात इसका कुल विस्तार कितना है, 176 नॉटिकल मील में। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र है। और इसके बाद क्या होता है, जो आपका मैंने बताया ये आधार रेखा थी, ऐसे करके ये जो एक रेखा थी टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा, इसके बाद ये आधार रेखा, यहाँ से 12 किलोमीटर, फिर यहाँ से 24 किलोमीटर, फिर 176 यानी 200 किलोमीटर तक का मील तक का क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद का जो समुद्र है वो क्या है, उसे आपका उच्च सागर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हाई सी, या फिर आप लोग कह सकते हैं उसे एक्सटर्नल सी। तो एक्सटर्नल सी या हाई सी के नाम से इसे जाना जाता है, उच्च सागर या बाह्य सागर। ठीक, और इससे पहले के जो क्षेत्र हैं वो भारत के अधीन रहेंगे। तो ये ध्यान रखना। अब जो आपका अनन्य आर्थिक जोन है इसमें भारत को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, ये बहुत आवश्यक है। पहला, सागरीय जल शक्ति से संबंधित अधिकार, सागरीय संसाधनों और जीवों का सर्वेक्षण करने का अधिकार। ध्यान रखिए कि वैज्ञानिक जो अनुसंधान होते हैं ना, जैसे अभी हमने चांद पे चंद्रयान 2 मिशन भेजा हुआ है तो उसका मलबा गिर रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम कहीं भी गिरा देंगे, उसके लिए कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं। और साथ ही साथ हम लोग कोई यहाँ पे परीक्षण कर रहे हैं तो उसके लिए समुद्र की ज़रूरत है, हमें समुद्र में कोई मलबा गिराना है या फिर वहाँ पे कोई चीज़ें हमने साइंटिफिकली प्रूफ करनी है, कोई हमने एक्सपेरिमेंट करने, तो उसके लिए हम समुद्र का यूज करते हैं, तो इन्हीं क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक गतिविधियां, तो ध्यान रखना संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति यहाँ पे हमें दी गई है। साथ ही साथ विदोहन यानी कि एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार भी अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही मिला हुआ है हमें, तो विदोहन के लिए याद रखना। अगला, खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार यही मिला है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अनन्य आर्थिक जोन का अधिकार कौन सा नहीं है, या फिर ये अधिकार किस जोन में मिला हुआ है, तो ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर ही दिया, देखो 1 मील बराबर 1.584 और 1 समुद्री मील बराबर 1.824। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की जल क्षेत्र हमने देख लिए, भारत की जल सीमा देख ली। अब हम देखेंगे कि भारत की जलीय सीमा किन किन राष्ट्रों के साथ लगी हुई है, या फिर कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं जो जलीय सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलें, भारत जो है विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है, और वो कौन सा है, हिंद महासागर। ये इसलिए है क्योंकि भारत की स्थिति अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंद महासागर में। ठीक है, आपका जो पूरा हिंद महासागर है, आपने एशिया का मैप कल देखा था, नहीं देखा है तो अभी अपना एटलस खोलो और उसमें एशिया का मैप देखो। तो एशिया के मैप में आप देखेंगे कि भारत जो है मध्य एशिया में स्थित है, बाकी हिंद महासागर से वो तीनों ओर से कवर है। ऊपर उत्तर में उसकी विशाल पर्वतमालाएं, हिमालय, जिसको पार करना असंभव है, इस वजह से भारत बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही साथ हिंद महासागर में आगे तक ऐसे निकला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस साइड हमारा जो लक्षद्वीप है, इस साइड अंडमान है, तो इसके नीचे मालदीव आता है यहाँ पे। ठीक है, लक्षद्वीप के सीधे नीचे यहाँ श्रीलंका आ जाएगा, इसके नीचे इंडोनेशिया आ जाएगा, बाकी यहाँ पे आपका थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे देश आ जाएंगे। तो इन सभी देशों के साथ भारत जो है इस समुद्र के माध्यम से व्यापार स्थापित कर सकता है। इसीलिए भारत की जो स्थिति है, आप सीधे कह सकते हैं कि भारत की स्थिति हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा सेफ है।
भारत एकमात्र ऐसा देश है। और इसी कारण से भारत की स्थिति हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने के कारण ही भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। ये चीज़ आप लोग नोट करना, ठीक है। कभी पूछा जाएगा कि क्यों पड़ा है हिंद महासागर जो है भारत के नाम पर क्यों पड़ा सागर का नाम, तो ये ध्यान रखना। आगे देखें, भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट जो हैं, यानी कि ये जो भारत है ऐसे दक्षिणी हिस्सा इसका, ये कहलाता है आपका पश्चिमी घाट, ये कहलाता है पूर्वी घाट। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों का जो मिलन है आप लोग देख रहे होंगे यहाँ कन्याकुमारी के आसपास, ठीक है। लेकिन पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है कन्याकुमारी में नहीं मिलते। ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन इतना ऊपर होता है यहाँ पर, और ये है आपका नीलगिरी पर्वत, ठीक है। और यहाँ से लगातार पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे आपका इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और इन्हें कार्डामम हिल्स भी कहा जाता है। ऐसे आपका अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ये सब जो है तुम्हारी नीलगिरी की पहाड़ी से दक्षिण में पहाड़ियाँ हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है ये नीलगिरी में आकर मिलते हैं, जबकि पूर्वी और पश्चिमी जो तट हैं वो कन्याकुमारी में आके मिल रहे हैं। आगे चलिए, भारत की जो जलीय सीमा है या समुद्री तट रेखा है, ये 7 देशों के सीमा को स्पर्श करती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैंने बताया अभी कि जो स्थल वाला खंड है वो भारत का, जैसे हाफ बनाया था हमने, ऊपर वाला भाग स्थल वाला है और नीचे वाला जो भाग था ये जलीय था, ठीक है। इस तरीके से जो नीचे वाला हाफ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है भारत का, ये है, ये जलीय है। तो यहाँ पे जो जलीय है इससे कितने राज्य लगते हैं और स्थल वाले से कितने राज्य लगते हैं हमने बात की थी। यहाँ पे आपके 19 राज्य थे और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। यहाँ पर आपके 9 राज्य थे, 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये हमने भारत की स्थिति देखी। लेकिन अब हम देख रहे हैं इस भारत के अगल बगल जलीय सीमा और स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश लगे हुए हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ कहाँ तक जाती है। तो हम पहले बात कर रहे हैं कि जलीय सीमा से कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगी हैं, यानी कि देश कौन कौन से जुड़े हैं। फिर हम देखेंगे कि स्थल खंड से कौन कौन से देश जुड़े हैं, ठीक है। तो पहली बात करते हैं जलीय सीमा की। तो जल सीमा से या समुद्री तटरेखा से 7 देशों की सीमा स्पर्श करती है। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो जलीय सीमा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भारत की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। ये हमारे आसपास कहीं हैं, ठीक है। वो किसी ना किसी कारण से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, या फिर हल्का सा हमसे दूर हैं, किसी चैनल के माध्यम से सेपरेट हो रहे हैं। इसीलिए हम उसे अपने जलीय सीमा के देश कहते हैं। अब ये नहीं समझना है कि जैसे पाकिस्तान से हम सीमा साझा कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारी सीमा से जुड़ा हुआ है, ऐसे नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। 7 देश कौन कौन से हैं देखिए। श्रीलंका है, सभी को पता है, स्थिति सबने देखी हुई है। ये जो भारत है, यार मुझसे अच्छा बन नहीं रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये भारत है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे श्रीलंका है, ठीक है। ऐसे मालदीव, मैंने बताया अरब सागर जो है इसमें लक्षद्वीप है, इसके दक्षिण में मालदीव आता है। ऐसे इंडोनेशिया, यहाँ अंडमान निकोबार जो है इसके दक्षिण में इंडोनेशिया आता है, यहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसे आपका म्यांमार, तो म्यांमार तो यहाँ बंगाल की खाड़ी के पूर्व की साइड में जो है यहाँ म्यांमार आता है, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों से टच करता है। ऐसे आपका बांग्लादेश बीच वाले गैप में आता है, मालदा गैप के आसपास। पाकिस्तान यहाँ हो गया। अब आप कहेंगे भैया पाकिस्तान कहाँ हमारी जलीय सीमा साझा कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कुछ ऐसे देश हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। हम पाकिस्तान को स्थलीय में भी पढ़ेंगे, जलीय में भी। ऐसे ही बांग्लादेश भी आएगा, ऐसे ही म्यांमार। ये 3 देश हैं जो दोनों टाइप की सीमा बनाते हैं, ठीक है। ऐसे आपका नेक्स्ट है थाईलैंड। तो थाईलैंड को इसलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि यहाँ से अधिक आगे को हमारा अनन्य आर्थिक जोन तक जो क्षेत्र जाता है ना, उसमें कहीं थाईलैंड भी आता है यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसको भी इंक्लूड किया है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये एनसीईआरटी का डेटा है जो महेश बर्णवाल जी ने दिया हुआ है, तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कहना है कि सर ने तो ये बता दिया। तो देखिए भारत की जो जलीय सीमा है या तटरेखा है 7 देशों को स्पर्श करती है। कौन कौन से हमने देख लिया। इनकी स्थिति आप लोग अपने एटलस में देखकर उनको मार्क कर लें। आगे देखिए, भारत से जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ऐसे देश जो जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करते हैं उनकी संख्या 3 है, और वो कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। इसको हम आगे मैप में देखेंगे। मैं इसे आपको थोड़ा वापस लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैप है आपका, ये देखिए, ये जो आपका पाकिस्तान वाला एरिया है भैया, ये है पाकिस्तान। यहाँ से आपको सीमा दिखाई दे रही होगी ना, ये पूरी सीमा रेखा। अब ये जो क्षेत्र है हमारा, इसमें मैं केवल पाकिस्तान की अगर बात करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हल्की सी रेखा है, पाकिस्तान यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है ये वाला। तो आप देखो कि जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख वाला एरिया है पूरा, ये जम्मू और लद्दाख वाला, तो ये तो जम्मू कश्मीर है केवल इतना, ठीक है। ये आपको पाकिस्तान से सीमा बना के दे रहा है, यहाँ पे जो लद्दाख बना दे रहा है। ऐसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सब स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं। लेकिन गुजरात आपका ऐसा राज्य है जो स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा साझा कर रहा है पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान हमारा ऐसा देश है जो स्थल से भी सीमा बना रहा है और जल वाले से भी सीमा बना रहा है, इसीलिए ये एक ऐसा देश है जो स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं हमसे साझा करता है। ऐसे हम दूसरा देखते हैं क्या, बांग्लादेश।
तो बांग्लादेश भी देख लो भैया, यहाँ से यहाँ तक पूरा जुड़ा हुआ है स्थल से। अभी आपका बांग्लादेश के साथ जो सीमा विवाद था वो सुलझ गया है, तो पूछेगा कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य जो है सीमा बनाते हैं, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, सबसे कम कौन बनाता है, आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे। बाकी जो जलीय सीमा है ये भी बांग्लादेश हमसे साझा करता है, ठीक। ऐसे ही आपका तीसरा क्या है, बांग्लादेश, यहाँ पे पाकिस्तान और साथ में म्यांमार, यहाँ पे देखो ये इतनी सीमा बनाई हुई है इसने, और ये मिजोरम से भी सीमा बना रहा है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, इनसे भी सीमा साझा कर रहा है, और साथ में जलीय सीमा भी साझा कर रहा है। तो ये 3 देश हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं हमसे साझा करते हैं, ठीक है। यही चीज़ हम लोग देख रहे थे। आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया पॉइंट, 3 देश हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। आगे देखें, भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो सीमा बनाने वाले स्थान हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली, शांत दिमाग होकर एक बार सुने। भारत और श्रीलंका जो हैं, इनके मध्य सीमा बनाने वाले जो स्थान हैं, इनका अगर हम उत्तर से दक्षिण में क्रम देखें तो क्या क्रम बनेगा, सबसे पहली आएगी इनके बीच सीमा रेखा पाक की खाड़ी, ठीक है। यानी कि इसे पाक स्ट्रेट कहा जा सकता है, पाक की खाड़ी कह सकते हैं, पाक जलडमरू मध्य कह सकते हैं। ये तीनों नाम अगर कहीं पे आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। खाड़ी को ही जलडमरू मध्य भी कहा जाता है, इसी को चैनल भी कहा जाता है, ठीक है। पाक चैनल भी कह देंगे कभी, तो ध्यान रखना है। जो पाक स्ट्रेट है, पाक की खाड़ी, वो उसके बाद आता है उसके दक्षिण में पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है ये रामेश्वरम है, ये पंबन द्वीप का ही हिस्सा है। पंबन द्वीप अपने आप में द्वीप होगा, यानी कि चारों ओर से जल से घिरा हुआ एक स्थल खंड होगा, और इसी में हमने बनाया है रामेश्वरम वाला जो धार्मिक क्षेत्र है, ठीक है, रामेश्वरम। इसके बाद आपका इस रामेश्वरम से आगे की ओर जाएँ हम, आप लोग कुछ ऐसे देख सकते हैं, ये जो पंबन द्वीप है यहाँ पे रामेश्वरम है माना, इससे आगे की ओर जाएं श्रीलंका की ओर, तो आगे जाने के लिए राम के द्वारा पुल बनाया गया था। इस पुल की खोज शायद एडम ने की थी, इसलिए इसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। आदम का पुल या एडम्स ब्रिज नाम दिया जाता है। एडम्स ब्रिज की जो शुरुआत होती है, यहाँ पे जो स्थान है छोटा सा, उस स्थान को कहा जाता है धनुषकोडी। तो यहाँ से भी एक अनुमान लगाया जाता है कि भगवान श्री राम ने ही ये पुल बनवाया था उस टाइम पे, और अभी इस पे राम सेतु नामक एक मूवी भी बनी हुई है, चाहे तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है, इसके बाद आपका आएगा फिर मन्नार की खाड़ी दक्षिण में। तो ये आपका पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था इसलिए ऐसे लिखा गया है, ठीक है। अब हम इसको मैप से एक बार देख लेते हैं। तो भैया अभी तक हम जो भारत का तगड़ा मैप बना रहे थे, उसी का ये दक्षिणी हिस्सा है, ये आपका तमिलनाडु और केरल वाला भाग, और ये आपका श्रीलंका है, उसके जो दक्षिण में होता है एक छोटी सी बूंद सी, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने वाला जो हिस्सा है, एक्चुअल हिस्सा, वो देखें तो तमिलनाडु में एक कोना बाहर की ओर निकला हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इस कोने के बाद यहाँ से आपका ये जो क्षेत्र दिख रहा है, पूरी लाइन दिख रही है, इसको मैं केवल एक ही लाइन बनाता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है पुल। इसी पुल को कहा जाता है एडम्स ब्रिज। भारतीय संस्कृति में इसी पुल को माना जाता है कि रामचंद्र जी ने यही जो नदी पे तैरने वाले पत्थरों से पुल बनाया था, वो यही पुल है, ठीक हो गया। अब ये जो पुल है, इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, इस लाल बिंदु से, इसे कहा जाता है आपका धनुषकोडी। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। इस पुल के द्वारा क्या किया गया, जो ये वाला समुद्री भाग था और जो ये वाला समुद्री भाग था, ये दोनों ही समुद्र हिंद महासागर है अपने आप में, ठीक है। तो इन दोनों को अलग कर दे रहा है पूरा क्षेत्र। बीच में इनने पुल बना दिया, जोड़ दिया, तो ये दोनों अलग हो गए। तो जो ऊपर का है, उत्तर वाला हिस्सा, इसे कहा जाता है पाक स्ट्रेट। पाक की खाड़ी लोग समझते हैं कि गुजरात वाले क्षेत्र में होगी पाकिस्तान के साथ, ऐसा नहीं है भैया। नए पढ़ने वाले स्टूडेंट ध्यान दें, पाक की खाड़ी आपकी उत्तर में नहीं बल्कि सबसे दक्षिण में जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। फिर इसके नीचे चलेंगे तो हम, ये पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप में ये फिर आपका पंबन ब्रिज है या एडम्स ब्रिज, और इसके नीचे आएंगे तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और ये दोनों ही किसके मध्य है, आपका भारत और श्रीलंका के मध्य सीमा है, या आप कह सकते हैं ये आपका भारत और उत्तरी श्रीलंका के मध्य, ये है आपका दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये धनुषकोडी नामक जो ये आपका पंबन ब्रिज है, ये किस क्षेत्र से जुड़ता है। तो यहाँ पे आपका जाफना प्रायद्वीप जो ये दिखाई दे रहा है, आगे को निकला हुआ प्रायद्वीप, क्योंकि ये भी 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप होगा। श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप है जो इससे कनेक्ट होता है, ठीक है। और जबकि भारत का कौन सा है, भारत का ही पंबन द्वीप है। पंबन और जाफना, इन दोनों के बीच में आपका कौन सा, पंबन ब्रिज, ठीक है, एडम्स ब्रिज। आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा और अच्छे समझते हैं। देखो ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला, इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके यहाँ दिखा दिया है, तो इसको आप लोग देखें, ये इंडिया का हिस्सा है, कौन सा, जो तमिलनाडु का ऐसे करके बाहर की ओर आया हुआ मुँह है, ठीक है।
इसके बाद मैंने कहा कि ये है आपका पंबन द्वीप, यहाँ पे लिखा हुआ है पंबन आइलैंड लिखा है, ठीक है। इसके बाद इस पंबन द्वीप का ही हिस्सा है छोटा सा रामेश्वरम, यहाँ पे जो गोला दिख रहा है ये रामेश्वरम है। यहाँ से शुरुआत होती है आपकी किसकी, जो पंबन ब्रिज है इसकी। तो पंबन ब्रिज जो है यहाँ से पूरा पंबन द्वीप है, और पंबन द्वीप में ये स्थान है धनुषकोडी। अगर आप इसको देखें तो कुछ इस तरीके की चाबी लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जब आप इसको मैप में देखेंगे, ठीक है। आज ही सर्च करें धनुषकोडी या फिर पंबन ब्रिज, तो ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे गाड़ियाँ हाड़ियाँ रुकती हैं, जहाज उतरते हैं, और यहाँ से फिर आगे तक चलते हैं, यहाँ तक पूरा लैंड है। यहाँ जो इसका कोना है ये है आपका धनुषकोडी नामक स्थान। इस धनुषकोडी से जो ये छोटे छोटे बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं ना माइन्यूट से, ये है आपका एडम्स ब्रिज या एडम का पुल, या इसी को कहा जाता है भगवान राम के द्वारा बनाया हुआ पुल एक तरीके से, ठीक है। फिर ये यहाँ से पुल चलता है कहाँ तक, तलाई मन्नार तक, ठीक है। तलाई मन्नार जो है ये जाफना प्रायद्वीप जो है इसका श्रीलंका का इसका हिस्सा है, ठीक है, तलाई मन्नार। तो ये ध्यान रखना आप, जो मन्नार आइलैंड है यहाँ का इसी का हिस्सा है तलाई मन्नार, और इस तलाई मन्नार को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। आई थिंक इसमें एक मिस्टेक हो रही है, जाफना जो प्रायद्वीप है वो शायद या तो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, या फिर यही वाला है। एक बार आप लोग सर्च कर लेना भैया, ठीक है। ये तलाई मन्नार इसमें पड़ता है, लेकिन वो जाफना का हिस्सा है या नहीं है, या ये पूरा ही जाफना प्रायद्वीप के अंदर आता है, आप लोग एक बार इसे सर्च करना। तो ये है आपका पूरा का पूरा जो इंडिया और श्रीलंका है इसके मध्य कैसी सीमा है, ठीक है। और इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम मैंने बता दिया, ये पाक की खाड़ी है, फिर पंबन ब्रिज, सॉरी ये पंबन द्वीप, फिर पंबन ब्रिज, और इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी। आगे चलते हैं। एडम्स ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। और इससे आगे चलें, भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित ग्रेट या महान चैनल इनके मध्य जलीय सीमा बनाते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि भारत और इंडोनेशिया, फिर जो आपका अंडमान निकोबार है उसके दक्षिण में जो क्षेत्र है वो इंडोनेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया द्वीप समूह आता है। तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य जो आपका जल विभाजक है या फिर उनके मध्य जो सीमा बनाता है वो है आपका ग्रैंड चैनल, ग्रेट चैनल या महान चैनल कहते हैं, ठीक है। चैनल क्या होता है भैया, ध्यान रखें। चैनल क्या है कि एक सक्रिय सी जलराशि होगी दो स्थल खंडों के मध्य, एक ये भारत है, ये आपका इंडोनेशिया है, तो इनके मध्य जो पतला सा एक क्षेत्र है जलीय क्षेत्र, क्योंकि इसके पश्चिम में और इसके पूर्व में आपका बड़ा सा समुद्र होगा, महासागर होगा, लेकिन बीच में ये जो जल रेखा है ये जल काफ़ी पतला हो चुका है, संकरा हो चुका है, तो इसी को कहा जाता है आपका क्या, चैनल, ठीक है। तो ये दो क्षेत्रों के बीच का जलराशि होती है। तो जो ग्रेट चैनल है या महान चैनल, ये आपका भारत का जो अंडमान निकोबार का द्वीप है जिसे ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी, इसके और जो इंडोनेशिया उसके बाद शुरू होता है उसके सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है। ये पूछे जाते हैं चैनल किस किस के मध्य है, तो ध्यान रखना। आगे मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है इसका। आगे चलें, भारत और म्यांमार की सीमा किससे अलग होती है, क्योंकि हमने जलीय देश देख रहे थे, हम जलीय सीमा से साझा करने वाले देश, ठीक है। तो म्यांमार जो है भारत से अलग होता है किसके द्वारा, कोको चैनल के द्वारा। और ये कोको चैनल किस में है, जो म्यांमार का कोको द्वीप है, कोको द्वीप समूह, और जो भारत का अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार ऐसे नीचे को है, इसके ऊपर म्यांमार पड़ता है, तो म्यांमार का यहाँ कोको द्वीप आता है, अंडमान का उत्तरी अंडमान वाला क्षेत्र है, तो इनके मध्य जो जलराशि है इसे कहा जाता है कोको चैनल, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, अगर पूछा जाता है कोको चैनल किसके मध्य, भारत और म्यांमार। तीसरा आता है भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है। तो अरब सागर में आ गए अब हम, लक्षद्वीप के से जो आपका मालदीव अलग हो रहा है, मालदीव भी हमारा पड़ोसी देश है, तो लक्षद्वीप से जो मालदीव अलग हो रहा है वो 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रमुख भारत के जलीय पड़ोसी देश थे, और उनसे हम सीमा जो है वो कैसे पृथक कर रहे हैं, किस चीज़ के द्वारा पृथक हो रही है, उसके बारे में भी हमने बात की, कौन कौन से वो चैनल हैं, ठीक है। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं भारत के जो महत्वपूर्ण चैनल या जल संधियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये ध्यान रखना, ऐसे सीक्वेंस से याद रखना। 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल कैसे याद रखेंगे, मामी लक्ष्मी, ठीक है। मामी लक्ष्मी 8 डिग्री 9 डिग्री। मामी का मतलब है मालदीव और मिनिकॉय। अब मिनिकॉय कौन सा द्वीप है इसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मिनिकॉय आपका जो अरब सागर में लक्षद्वीप है, इसी लक्षद्वीप का हिस्सा है मिनिकॉय, ठीक है। और मालदीव उसके दक्षिण में स्थित देश है, अलग देश, हमने पहले ही बात कर ली। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है 8 डिग्री चैनल लिखा हुआ है। दूसरा है मामी, अब लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, तो यह है 9 डिग्री चैनल। तो ऐसे ही सीक्वेंस से याद रखना। फिर आता है 10 डिग्री चैनल, यह है आपका अंडमान और निकोबार के मध्य। सीधी बात पूछी जाती है, अंडमान और निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है या कौन सा जल विभाजक है, तो ध्यान रखना। ये जो आपका इनको विभाजित करने वाली जो जलराशि है वो कहलाएगी आपकी 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के बीच। लेकिन एक्चुअली देखें तो वो लघु अंडमान और कार निकोबार को बांट रहा होता है, ठीक है। क्योंकि एक आता है आपका डंकन पास,
डंकन पास आपका केवल अंडमान को ही डिवाइड कर देता है दो हिस्सों में। पहले तो अंडमान और निकोबार पूरा द्वीप समूह है, इसमें से भी अंडमान और निकोबार इन दोनों को अलग किया 10 डिग्री चैनल ने। लेकिन जो आपका अंडमान है, इसी अंडमान को केवल दो भागों में बांटा है किसने, डंकन पास ने, जो कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। ठीक है, क्योंकि अंडमान कुछ 4 हिस्सों में बटा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तरी अंडमान है, इसके बाद मध्य अंडमान आता है, इसके बाद तुम्हारा दक्षिणी अंडमान, फिर लघु अंडमान। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि जो ये लघु अंडमान है यानी कि लिटिल अंडमान, इसके और जो दक्षिणी अंडमान है इसके मध्य यहाँ पे डंकन पास है। फिर यहाँ पे अंडमान खत्म होगा तो यहाँ से निकोबार शुरू होगा, तो अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्रेट चैनल, ये तो आपको पता है कि यहाँ भारत और इंडोनेशिया के मध्य भारत का जो निकोबार द्वीप है ग्रेट निकोबार, और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, इन दोनों के मध्य आता है ग्रेट चैनल। पाक जल संधि आपने देख ली, तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप के मध्य, हाँ पाक जल संधि है, जाफना ऊपर वाला हिस्सा है भैया। ठीक है, और मन्नार की खाड़ी ये दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य आपकी मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप के मध्य, कोको द्वीप म्यांमार, अंडमान भारत, यानी कि भारत और म्यांमार के मध्य कोको जल संधि है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश, जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं। अभी तक हमने जलीय सीमा रेखा देख ली, कहाँ कहाँ तक जाती है, कौन कौन से देश इससे संबद्ध हैं। अब हम भारत के पड़ोसी देश देखें तो उत्तर का जो भारत क्षेत्र है, जो आपका स्थल रुद्ध है, उससे कौन कौन से देश लगे हुए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने देखा था कि भारत की जलीय सीमा 7 देशों के साथ साझा हो रही है, जिसमें हमने देखा था मालदीव है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, ऐसे आपका थाईलैंड है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी 7 देश। अब हम देख रहे हैं भारत के स्थलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश, तो इनकी संख्या भी कितनी है, 7 है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जलीय सीमा नहीं पूछी जाता, लेकिन भारत के जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ से कई चीज़ें आपके सामने आएंगी क्वेश्चन बन के, तो आप लोग इनको ध्यान रखना। अब वो कौन कौन से 7 पड़ोसी देश हैं सभी को पता है, एक बार मैप देखेंगे याद हो जाएगा। जैसे कि मुझे याद है बिल्कुल, यहाँ से अगर हम चलें तो आपको यहाँ पता चलेगा पाकिस्तान है, उसके फिर ऊपर अफगानिस्तान आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा चीन आ जाता है। ठीक है, बीच में नेपाल भूटान आता है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश आ जाता है, और इसके बाद आपका म्यांमार आ जाता है। कितने हो गए, 1 2, फिर यहाँ पे ये 3 4 5 6 और 7, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं पूरा सीक्वेंस से चल के यहाँ से यहाँ। अब इसको हम देखेंगे किस में, मैप में। आगे शायद मैंने इसमें मैप दिया हुआ होगा। ठीक है, ये आपका मैप बना हुआ है, इसको हम आगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से वो 7 देश हैं पड़ोसी देश जिनसे हम सीमा बना रहे हैं। तो पहला आपका यहाँ पे पड़ोसी देश है, ये मैंने टेबल बनाई थी जो बढ़ चुकी है, पड़ोसी देश, सीमाएं, संबद्ध राज्य और राज्यों के नाम। ठीक है, तो देश का नाम है बांग्लादेश। सबसे महत्वपूर्ण, मैंने यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं ये सीक्वेंस से नहीं, बल्कि ज़्यादा सीमा रेखा से कम सीमा रेखा की ओर। सबसे ज़्यादा रेखा कौन बनाता है, सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा कर रहा है, फिर उससे कम और सबसे कम। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, हमने अपने टाइम पे रटे थे, आप भी रटेंगे। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है, 4096, 4096 किसके साथ, भारत के साथ। ठीक है, और भारत के 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अभी मैंने बताया कि भारत बांग्लादेश के बीच जो विवाद था वो 2015 में सुलझ गया है भैया। ठीक है, और इसमें भारत को अलग हिस्से मिले हैं, बांग्लादेश को अलग हिस्से मिले हैं, 6वां संविधान संशोधन हुआ था, आप सभी को पता होगा। ठीक, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना कि वो कौन से 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बना रहे हैं। तो आप अभी मैप में देखेंगे, यहाँ पे पूरा पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये हैं। आप पहले मैप में देखें, इस वाले हिस्से को मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, इस वाले हिस्से को आप पूरा मैप से देख के खुद लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई जिक्र नहीं करूँगा। ठीक, आगे देखें, चीन 3488, चीन 34। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, चीन 34, तो चीन 3488। इसके बाद इनमें से जो है 5 यहाँ के राज्य हैं जो चीन से सीमा बना रहे हैं, जिनमें आपके 4 तो राज्य हैं, एक लिखा है जो +1, ये है आपका यूनियन टेरिटरी। आपको पता होगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को बांट के जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया है, और ये दोनों अब राज्य न रह के क्या बन गए हैं, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्लस 5 जो है राज्य, 4 जो है राज्य यहाँ पे सीमा बना रहे हैं। पाकिस्तान का है 33-23 किलोमीटर। ठीक है, और ये भी 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं, 3 इसमें राज्य आएंगे, 2 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, उनके बारे में आप खुद देखेंगे। नेपाल 1751 इसकी सीमा है, और ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, और इसमें अपना उत्तराखंड भी सम्मिलित होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तराखंड। ठीक है, म्यांमार 1643 किलोमीटर इसकी सीमा है, और ये 4 राज्यों से बनाता है। भूटान 4 राज्यों से बना रहा है, और 699 इसकी सीमा रेखा है। सबसे कम वाले की भी याद रखनी है आपने, अफगानिस्तान, ये केवल 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरंड रेखा है, आपको पता होगा। एक्चुअली वो रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, जब
पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, लेकिन जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो अब वो भारत और पाकिस्तान के मध्य ना होकर, सॉरी, पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के मध्य ना होकर डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। तो उसका एक छोटा सा हिस्सा आपका लद्दाख में कहीं टच करता है, वो 106 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। तो उसको हम अभी मैप से देखेंगे। तो अफगानिस्तान सबसे कम सीमा बनाता है 106 किलोमीटर केवल, और सर्वाधिक सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल, जो है आपकी 4096.7 किलोमीटर के आसपास। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जैसे 4096 या 4096 बांग्लादेश, उसके बाद चीन आता है 3488, ठीक है। उसके बाद आपका पाकिस्तान आता है 3323। तो ऐसे करके आप लोग पूरा का पूरा ऐसे याद रख लेंगे। टोटल लंबाई होगी 15,106 किलोमीटर, यानी कि 15,200 के आसपास अमूमन, ठीक है। ये हमने मानी हुई है। अब हम देख लेते हैं मैप से। तो मैप से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखें तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, जिसके पास नहीं है। फिर बाकी भारत के ब्लैंक मैप खरीदो भैया, इंडिया के, उत्तराखंड के सब मिलते हैं। उन ब्लैंक मैप में इन चीज़ों को ऐड करते रहो, बिल्कुल ऐसा ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमने देखा था बांग्लादेश है। बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा बनाता है कितनी, 4096.7 किलोमीटर की। और ये किन राज्यों से जुड़ा हुआ है, 5 राज्य हैं। सर्वाधिक सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल, यहाँ से देखो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे देखो, मैंने कहा था कि जो आपका बांग्लादेश है उसका नक्शा भी कुछ कुछ भारत जैसा है ना, ये ऐसा है। ये आपका कंधा है, ये आपकी बाजू है। यहाँ पे कंधे में बैठा है मेघालय, ठीक है। मेघ कहाँ होते हैं, हमेशा सर के ऊपर साइड में होते हैं, आसमान में। तो गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, कंधे पे बैठेंगे, बाजू में नीचे साइड तो नहीं चले जाएंगे ना। और त्रिपुरा कहाँ है, आपके बाजू में बैठा है, ठीक है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। एक ऐसा है एकमात्र राज्य है भारत का जो कि एक ही देश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक। और इसकी जो सीमा रेखा है बांग्लादेश और जो त्रिपुरा है, इसको 0 लाइन कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखिए कौन कौन से हैं। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल एक, इसके साथ यहाँ पे आता है आपका मेघालय, यानी कि जो कंधे पे बैठा था ऐसे मेघालय, और नीचे बाजू में त्रिपुरा। 2 ये हो गए मेघालय त्रिपुरा, ठीक है। और त्रिपुरा के साथ साथ मिजोरम। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि पश्चिम बंगाल, मेघालय और इसके ऊपर असम, नीचे त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये टोटल 5 हो गए, 4 उत्तर पूर्वी वाले और 1 पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं। ऐसे ही दूसरे नंबर पे था पाकिस्तान, 33-23 किलोमीटर सीमा। और इससे सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं, देखो गुजरात बनाएगा, राजस्थान बनाएगा, पंजाब बनाएगा, जम्मू बनाएगा और लद्दाख बनाएगा। तो 3 + 2 ये 5 हो गए। ऐसे हम देखें कि ये तीसरे नंबर पर आता है आपका चीन। चीन किससे सीमा बना रहा है, 5 राज्यों से। इनमें से 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित है केवल लद्दाख, ठीक है, क्योंकि चीन का क्षेत्र केवल यहीं तक है, यहाँ तक है चीन। इससे आगे को इतना क्षेत्र अफगानिस्तान का है और यहाँ से नीचे पाकिस्तान का। तो यहाँ से आगे को बनाएगा तो लद्दाख, इसके बाद 1, फिर 2 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3, उत्तर प्रदेश यहाँ पे होगा नहीं, नेपाल से बनाता है, बिहार यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है 3, इसके बाद ये सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। तो ये 5 राज्यों से चीन भी सीमा बनाता है, 3488। ऐसे ही भारत और नेपाल के मध्य सीमा है, देखो 1751 किलोमीटर की सीमा है। तो नेपाल किससे बना रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पे पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनसे बना रहा है, ठीक है। ऐसे भारत और भूटान के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, और भारत अफगानिस्तान सबसे कम सीमा रेखा केवल 106 किलोमीटर की केवल यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। तो इस प्रकार यहाँ पे कितनी नंबरिंग पड़ी हुई है, यहाँ पे देखिए अंतिम जो होगा आपका 18, 19, यहाँ पे केवल 17 दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पे 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, टोटल 18 हो गया। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं भारत के, ठीक है। इसमें कोई एक चीज़ छूटी है, शायद हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, ये जो कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। कहाँ कहाँ पे सीमा बना रहे हैं ये आप लोग देख लेना। 16 राज्य भी गिनो, 2 केंद्र शासित प्रदेश तो सभी को पता है। 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले 2 राज्य हैं जो कि 3 अलग अलग देशों से सीमा बना रहे हैं। जैसे हमारा उत्तराखंड में है कौन सा, पिथौरागढ़, ऐसा जो एरिया आता है ना लास्ट में, पिथौरागढ़ आपका यहाँ पे है, नेपाल से सीमा बनाता है, चीन से, 2 जगहों से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भारत में 2 ऐसे राज्य हैं जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। पहला है सिक्किम। सिक्किम किस किस से करता है, नेपाल, भूटान और चीन से। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा आपका मैप में 9 नंबर पे सिक्किम, ये 9 नंबर है। ये आपका पश्चिम में नेपाल है, उत्तर में चीन है और पूर्व में है आपका भूटान। ये वाला जो इतना गोला है यहाँ पे ये भूटान है, और ये लंबा वाला है ये नेपाल है, और ऊपर का चीन हो गया। तो 3 देशों से सीमा साझा करने वाला एक है सिक्किम, चीन, नेपाल, भूटान। और ऐसा ही क्वेश्चन बना हुआ है कि चीन, नेपाल, भूटान से सीमा साझा करने वाला कौन सा एकमात्र राज्य है, वो होगा सिक्किम। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है कि चीन, म्यांमार
और भूटान से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य, तब आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 2 ही राज्य हैं हमारे पास जो कि 3-3 देशों से सीमा साझा कर रहे हैं, सिक्किम और अरुणाचल। कौन कौन से हैं आप लोग ध्यान में रखना। भारत का ऐसा राज्य जिसके 3 तरफ एक ही देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो ये आपका त्रिपुरा है। और मैंने बताया कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है उसे जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक है, शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है उस सीमा को। आगे देखिए, 7 मई 2015 मैं बता चुका हूँ, भारत बांग्लादेश के मध्य जो 41 वर्ष पुराना सीमा विवाद था ये समाप्त हो गया है। इसके लिए 100वां संविधान संशोधन हमने करना पड़ा, जो कि वर्ष 1974 में हुए सीमा समझौते को लागू करने के लिए किया गया। ठीक है, 1974 में भारत और बांग्लादेश के मध्य एक सीमा समझौता हुआ था जो अभी तक लागू नहीं हो पाया था। 2015 में वो लागू हो गया। उसके लिए जो संविधान संशोधन किया है ये 100वां है। इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया है कि बांग्लादेश के बहुत से क्षेत्र भारत को दे दिए गए और भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को भी दे दिए गए। तो कितना क्षेत्र मिला इसके तहत, भारत को जो प्राप्त क्षेत्र है यह है 2777 यानी कि 2777 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जो भारत को मिला, जबकि 2267 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बांग्लादेश को मिला है। तो किसको ज़्यादा क्षेत्रफल मिला है? भारत को मिला है। ठीक है, कितना ज़्यादा मिला है इसको माइनस करके देख लेना। आगे चलते हैं, भारत की प्रमुख सीमा रेखाएं। तो देखिए, पहली आती है रेडक्लिफ रेखा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, क्या है सीमा रेखा, इनके मध्य कौन सी सीमा रेखा है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हो सकता है आगे भी कभी बन जाए। तो रेडक्लिफ जो है सब लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य और साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के मध्य भी है, क्योंकि आज़ादी से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बाद में 1974 में जाके वो अलग से देश बनाया। ठीक है, 75 में। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा है। इसको सर सिरिल रेडक्लिफ जो थे, सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारित किया था। कब? आज़ादी के बाद 17 अगस्त 1947 को। इसलिए उन्हीं के ही नाम पर इसे रेडक्लिफ रेखा कहा गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह रेखा जो है पूर्णतः स्थलीय और कृत्रिम है। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है यूपीएससी में कि ये कौन सी सीमा रेखा एक तरीके से अध्यारोपित सीमा रेखा है। या फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा है अध्यारोपित सीमा रेखा, संश्लिष्ट सीमा रेखा, प्राकृतिक सीमा रेखा, कृत्रिम सीमा रेखा, इस तरीके से। तो ध्यान रखना कि ये अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य है। 27 अप्रैल 1914 जब यहाँ पे शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता 1914 में, तो इसी के शिमला समझौता में ही ये निर्धारित हुई थी 27 अप्रैल 1914 को। किसके द्वारा? हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, इसीलिए इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो ध्यान रखना, मैकमोहन रेखा भारत चीन के मध्य है। डूरंड रेखा का इतिहास मैं बता चुका हूँ। ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य 106 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है। इससे पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान विभाजित हो गया तो अब ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है मेनली। ठीक है, लेकिन इसका छोटा सा एक हिस्सा 106 किलोमीटर का भारत में लद्दाख पे टच करता है, इसलिए हम डूरंड रेखा को भारत पाकिस्तान के मध्य भी मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल। आगे मैप अगर दोबारा आएगा तो मैं बता दूंगा कि कहाँ पे अफगानिस्तान और ये डूरंड रेखा है। ठीक है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC मूवी भी है एक। ठीक है, बॉबी देओल की शायद देखी होगी LOC कारगिल। तो LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो क्षेत्र है इसमें भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल क्यों कहा गया? इसे सीज फायर लाइन भी कहते हैं। तो क्यों कहा गया? क्योंकि जब ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था ना 1947 के टाइम पे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी बात उठी। ये एक तरीके से बहुत बड़ा युद्ध हो गया था। तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बात की तो वहाँ से दबाव डाला गया कि युद्ध को रोक दिया जाए। तो अचानक युद्ध को जब रोका गया तो दोनों ही देश की जो सेनाएं थी वो जहाँ जहाँ पर खड़ी थी, जहाँ तक पहुँची थी, उसी को आपका जो है लाइन मान लिया गया या सीमा रेखा मान लिया गया, और उसी सीमा रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया जाता है। अब वहाँ पे जब ऊपर से ऑर्डर आया रोकने के लिए तो सीज फायर कह दिया, यानी कि फायरिंग रोक दो। तो जो सैनिक जहाँ पे खड़े थे उनने फायरिंग रोक के वहीं पे सीमा रेखा मान ली, तो इसलिए इसे सीज फायर लाइन भी कहते हैं। तो इस तरीके से समझना लाइन ऑफ कंट्रोल। LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लद्दाख में ही है लेकिन भारत और चीन के मध्य है। ये भारत पाकिस्तान के मध्य है जम्मू और लद्दाख में, ये आपके भारत और चीन के मध्य है। आपने सुना होगा अक्साई चीन जो क्षेत्र है उसको लेकर जो चीन है हमेशा वो फड़फड़ाता रहता है। ठीक है, तो अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है उसी में है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और 1962 के जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसी समय जो सैनिक जहाँ पर मौजूद थे वहीं पर युद्ध रोक दिया गया, विरुद्ध विराम किया गया, और ये लाइन एक्चुअल कंट्रोल कहलाई, भले ही चीन इसे मानता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं भारत और म्यांमार के बीच। तो भारत म्यांमार के बीच जो प्राकृतिक सीमाएं हैं ये आपकी लुसाई, पटकाई बुम, अराकान योमा ये पर्वत श्रेणी है। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि ये हिमालय की ही पर्वत श्रेणियाँ हैं और हिमालय जो है मुड़ गया है नीचे की ओर। क्यों मुड़ा हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर्स में।
ये हिमालयी श्रेणियाँ स्थित हैं, ठीक हो गया। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है ये भी रेड क्लिफ कहलाती है। मैंने बता दिया क्योंकि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान था ये एक ही देश था पहले, ठीक है। अब हम देखते हैं कि विदेशी शासन के अधीन जो क्षेत्र थे उनका भारत में समेकन हुआ, तो कौन कौन से क्षेत्र थे और कब उनका समेकन हुआ। ध्यान रखना, आपको पता होगा कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था और इसके बाद भारत आने का सिलसिला शुरू हुआ और 1608 में एक विपदा आई बहुत भयानक, ठीक है, जिनको कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने भारत को गुलाम बना दिया और 200 सालों तक यहाँ पर लगभग राज्य किया, ठीक। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राज्य किया उसका प्रभाव हमने देखा, सबने पढ़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद आपका डच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आए। इन्हीं में से एक ब्रिटिश भी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पे, कौन कौन से देश यहाँ पे आए और उनने अपना आधिपत्य जमाकर कौन से क्षेत्र अपने अधिकार में रखे आज़ादी से पहले तक, उसको हम बात करने वाले हैं। फिर कैसे हमने उन्हें छीना, ठीक है। पहला आता है फ्रांसीसियों के अधीन क्षेत्र। तो फ्रांसीसी जो थे, फ्रांस के अधीन जो क्षेत्र थे उनमें केवल 2 क्षेत्र थे। पहला था आपका चंद्रनगर जो कि पश्चिम बंगाल के एरिया में पड़ता है, ठीक है। और दूसरा क्षेत्र था आपका क्या, पुडुचेरी। मैंने आपको बताया कि पुडुचेरी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 राज्यों में फैली है। इसके 4 भाग हैं, पुडुचेरी, कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु में हैं, माहे केरल में, यनम आंध्र प्रदेश में। तो ये पुडुचेरी वाला जो क्षेत्र था फ्रांस के अधीन था और चंद्रनगर भी फ्रांस के अधीन। तो चंद्रनगर को आपका 2 फरवरी 1951 को भारत में शामिल किया गया, जबकि पुडुचेरी वाले क्षेत्र को 1 नवंबर 1954 को भारत में सम्मिलित किया गया, ठीक है। ध्यान रखना, फ्रांस 2 शब्द हैं इसमें, फ्रांस में, और इसके अंदर केवल 2 ही क्षेत्र थे, चंद्रनगर और पांडुचेरी, ठीक है। पांडिचेरी इसे पहले कहा जाता था क्योंकि पांड्य लोग यहाँ पे राज करते थे, आजकल इसे पुडुचेरी कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रांस के अधीन चंद्रनगर और पुडुचेरी। इसका जो कुल क्षेत्रफल था फ्रांस के अधीन वो था 515 वर्ग किलोमीटर। तो कभी पूछा जा सकता है फ्रांस के अधीन कितना क्षेत्र सम्मिलित था, ठीक है। लिखा हुआ है कि चंद्रनगर जो है फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र था जिसका समेकन भारत में स्वतंत्रता पूर्व हो गया था। तो इतना खास पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र। तो सबसे पहले भारत आने वाले जो विदेशी थे व्यापारी वो पुर्तगाली थे, सबसे अंत में भारत से जाते हैं, ठीक है। तो पुर्तगाली 1498 ईस्वी में 17 मई 1498 को कप्पक दाबू नामक स्थान पर आ गया था कालीकट के आसपास। कौन, वास्को डी गामा। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आधुनिक भारत में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत सारा डेटा है उसमें, ठीक है। तो पुर्तगाल के अधीन कौन कौन से यहाँ क्षेत्र रहे, सबसे पहले तो ध्यान रखना पुर्तगाल के अधीन 3679 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था, यानी कि लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर इनने ऑक्यूपाई किया था। और इसके अंदर जो क्षेत्र थे इसमें थे दादरा और नगर हवेली, दमन दीव और गोवा, ठीक है। यानी कि पश्चिमी तट पर जो पश्चिमी घाट पर या पश्चिमी तट पर जो क्षेत्र हैं, मैंने दादरा नगर हवेली की लोकेशन इससे पहले आपको दिखाई, दमन और दीव भी मैंने दिखा दिया। नहीं देख पाए आप लोग तो एक बार मैप में अपना सर्च कीजिए, ठीक है। जो महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य खंबात की खाड़ी है उन्हीं क्षेत्रों में फैले हुए हैं दादरा नगर हवेली दमन दीव। और महाराष्ट्र से थोड़ा सा नीचे अगर आप आ जाते हैं तो आपको गोवा भी दिखाई देगा। आपको पता होगा 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बनाया था ना नीनो दी कुन्हा ने, ठीक है। तो इसके बारे में हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो ये क्षेत्र भी पुर्तगाल के अधीन रहा हमारी आज़ादी तक। तो दादरा नगर हवेली ये जो क्षेत्र हैं 21 जुलाई 1954 को आज़ाद हो गया था। और इसके बाद दमन दीव जो है 19 दिसंबर 1961। गोवा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्रफल गोवा का ही इसमें सम्मिलित था पुर्तगाल के अधीन 3090 वर्ग किलोमीटर। और गोवा जो है 21 दिसंबर 1961 को भारत में सम्मिलित किया गया, 21 दिसंबर 1961 को, लेकिन एक यूनियन टेरिटरी की तरह। अगर आपसे पूछा जाता है कि गोवा राज्य कब बना, स्वतंत्र राज्य का दर्जा कब मिला, तो ध्यान रखना मई 1987 में 56वां संविधान संशोधन किया गया जिसके द्वारा गोवा को भारतीय गणतंत्र का 25वां स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, गोवा 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा भारत का 25वां राज्य बना, इससे पहले पुर्तगाल के अधीन था। तो पुर्तगाल के अधीन दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गोवा, ये 3-4 चीज़ें थी। बाकी फ्रांस के अधीन केवल 2 थे, चंद्रनगर और पुडुचेरी। आपको ये पता होना चाहिए बस कि पुडुचेरी के 4 हिस्से हैं, पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माहे, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने भारत के भूगोल का जो पहला चैप्टर है, भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, साथ ही साथ पड़ोसी देश, सीमाएं, इन सब के बारे में पूरा जो जितना डिटेल हो सकता है सब कवर कर लिया है। मेरे हिसाब से कोई पॉइंट यहाँ से नहीं छूटा है, फिर भी कुछ चीज़ें छूटी होंगी तो हम आगे की वीडियोज में उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला चैप्टर समाप्त होता है। वीडियोज कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, थैंक यू।